संयुक्त परिवार की छोटी बहू बने हुए सोनाली को 1 महीना ही हुआ था कि उसने घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस किया। कुछ दिन तो विवाह की समय व हनीमून में हंसी खुशी बीत गए, पर अब नियमित दिनचर्या शुरू हो गई थी। हर्ष ऑफिस जाने लगा था। सासू माँ मंजू, ससुर देवन, जेठ सुनील, जेठानी स्नेहा और उनकी बेटी मधु का पूरा रूटीन अब सोनाली को समझ आ गया था। सुनील घर पर ही रहते थे। सोनाली को बताया गया था कि वे क्रॉनिक डिप्रेशन के मरीज है। इसके चलते वे कहीं कुछ काम कर ही नहीं पाते थे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। यह बीमारी उन्हें कहाँ, कब और कैसे लगी, किसी को नहीं पता था। वे घंटों चुपचाप अपने कमरे में अकेले लेटे रहते थे। जेठानी स्नेहा के लिए सोनाली के दिल में बहुत सम्मान व स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार स्नेहा के साथ बहुत रूखा तुखा था। ये हर वक्त स्नेहा को कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। स्नेहा चुपचाप सब सुनती रहती थी। सोनाली को यह बहुत नागवार गुजरता। बाकी कसर सासू माँ की छोटी बहन गीता आकर पूरा कर देती थी। सोनाली हैरान रह गई थी जब एक दिन गीता मौसी ने उसके कान में कहा, हर्ष को अपनी मुट्ठी में रखना। इस स्नेहा ने तो उसे हमेशा अपने जाल में ही फंसा कर रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कस कर रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा कि स्नेहा के चक्कर से बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दे, पर हर्ष माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। सोनाली को हंसी आ गई थी। मौसी, पति है मेरे, कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े। और इस मामले में पंडित की क्या जरूरत थी। इस बात पर तो वहाँ बैठी सासू माँ को भी हंसी आ गई थी, पर उन्होंने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई थी। गीता ठीक कह रही है, बहुत नाच लिया हर्ष अपनी भाभी के इशारों पर। अब तुम उसका ध्यान स्नेहा से हटाना। सोनाली हैरान सी दोनों बहनों का मुंह देखती रही थी। एक माँ ही अपनी बड़ी बहू और छोटे बेटे के रिश्ते के बारे में गलत बातें कर रही है, वह भी घर में आई नई नवेली बहू से। फिर वह अचानक हंस दी तो सासू माँ ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आपकी बातों पर माँ, गीता ने डपटा। हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे हित की ही बात कर रहे हैं। स्नेहा से दूर ही रहना। गीता बहुत देर तक उसे पता नहीं कब कब के किस्से सुनाने लगी। स्नेहा रसोई से निकल कर वहाँ आई तो सब की बातों पर ब्रेक लगा। सोनाली ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उसकी भी छुट्टियां खत्म हो गई थी। हर्ष और सोनाली साथ साथ ही निकलते थे। लौटते कभी साथ थे, कभी अलग। सुबह तो सोनाली व्यस्त रहती थी। शाम को आकर स्नेहा की मदद करने के लिए तैयार होती तो स्नेहा उसे स्नेह से दुलार देती। रहने दो सोनाली, ऑफिस से आई हो, आराम कर लो। नहीं भाभी, सारा काम आप ही करती रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं सोनाली, मुझे आदत है, काम में लगी रहती हूँ तो मन लगा रहता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या टेंशन होती रहेगी खाली बैठने पर। सोनाली उनका दर्द समझती थी। पति की बीमारी के कारण उसका जीवन कितना एकाकी था। मधु की भी चाची से बहुत बनती थी। सोनाली उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद कर देती थी। 6 महीने बीत गए थे। एक शनिवार को सुबह सुबह स्नेहा की भाभी का फोन आया। स्नेहा के मामा की तबीयत खराब थी। स्नेहा सुनते ही परेशान हो गई। इन्हीं मामा ने स्नेहा को पाल पोस कर बड़ा किया था। सोनाली ने कहा, भाभी आप परेशान मत हो, जाकर देख आइए। पर मधु की परीक्षाएं हैं सोमवार से, मैं देख लूँगी सब, आप आराम से जाइए। सासू माँ ने उखड़े अस्तर में कहा, आज चली जाओ बस से, कल शाम तक वापस आ जाना। स्नेहा ने जी कहकर सिर हिला दिया था। उसका मम्मा मम्मी के सिवा कोई और था ही नहीं।
मामा मामी भी निसंतान थे। सोनाली ने कहा, नहीं भाभी, मैं हर्ष को जगाती हूँ, उनके साथ कार में आराम से जाइए। यहाँ मेरठ से सहारनपुर तक बस के सफ़र में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जबकि इनके साथ जाने से आप लोगों को भी सहारा रहेगा। सासू माँ का मुंह खुला रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाई, पैर पटकते हुए इधर से उधर घूमती रही। क्या जमाना आ गया है, सब अपनी मर्जी करने लगे हैं। वहीं बैठे ससुर ने कहा, सोनाली ठीक तो कह रही है, जाने दो उसे हर्ष के साथ। मंजू को और गुस्सा आ गया। आप चुप ही रहें तो अच्छा होगा, पहले ही आपने दोनों बहुओं को सिर पर चढ़ा रखा है। हर्ष पूरी बात जानने के बाद तुरंत तैयार होकर आ गया था। चलिए भाभी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा, जब तक मामा जी ठीक नहीं होते हम वहीं रहेंगे। सोनाली ने दोनों को नाश्ता करवाया और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया। सुनील बैठे तो वहीं थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। दोनों चले गए तो वे भी अपने बेडरूम में चले गए। शनिवार था, सोनाली की छुट्टी थी। वह मेड नीलू के साथ मिलकर घर के काम निपटाने लगी। शाम तक गीता मौसी फिर आ गई थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे बहू से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए घर में उनका आना जाना लगा ही रहता था। उनका घर 2 गली ही दूर था। दोनों बहनें एक जैसी थी, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच। गीता ने आराम से बैठते हुए सोनाली से कहा, तुम्हें समझाया था ना, अपने पति को जेठानी से दूर रखो। सोनाली मुस्कुराई, हाँ मौसी, आपने समझाया तो था, फिर हर्ष को उसके साथ क्यों भेज दिया? वहाँ अस्पताल में मामी जी और भाभी को कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। गीता ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, दीदी छोटी बहू को तो जरा भी अकल नहीं है। मंजू ने ठही सांस लेते हुए कहा, क्या करूं अब, कुछ भी समझा लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुरा कर चल देती है। सोनाली घर का काम खत्म कर सुस्ताने के लिए लेटी तो गीता मौसी वहीं आ गई। सोनाली उठकर बैठ गई और बोली, आओ मौसी। आराम से बैठते हुए गीता ने पूछा, तुम कब सुना रही हो खुशखबरी? पता नहीं मौसी। क्या मतलब पता नहीं? मतलब अभी सोचा नहीं, देर मत करो, औलाद पैदा हो जाएगी तो हर्ष उसमें व्यस्त रहेगा, कुछ तो भाभी का भूत उतरेगा सिर से। और आज तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए। मैंने सुना है मधु हर्ष की ही संतान है। सुनील के हाल तो पता ही है सबको। सोनाली भौचक्की सी गीता का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही हो मौसी? हाँ बहू, सब रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं। सोनाली पल भर कुछ सोचती रही, फिर सहजता से बोली, छोड़िए मौसी, कोई और बात करते हैं। अच्छा, चाय पीने का मूड बन गया है, चाय बनाकर लाती हूँ। गीता हैरानी से सोनाली को जाते देखती रही। इतने में मंजू भी वहीं आ गई। गीता को हैरान देख बोली, क्या हुआ? अरे यह तुम्हारी छोटी बहू कैसी है? इसे कुछ भी कह लो, अपनी धुन में ही रहती है। मंजू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ धोखा खाएगी किसी दिन, अपनी आंखों से देख लेगी तो आंखें खुलेगी। हम बड़े अनुभवी लोगों की कौन सुनता है आजकल। सोनाली ने टीवी देख रहे ससुर जी को एक कप चाय दी, फिर जाकर स्नेहा के बेडरूम में देखा। सुनील गहरी नींद में था। फिर मंजू और गीता के साथ चाय पीनी शुरू ही की थी कि सोनाली का मोबाइल बज उठा। हर्ष का फ़ोन था। बात करने के बाद सोनाली ने कहा, माँ, भाभी के मामा जी को 3-4 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा, ये छुट्टी ले लेंगे, भाभी को साथ लेकर ही आएंगे। मैंने भी यही कहा है। वहाँ आप दोनों देख लो, यहाँ तो हम सब है ही। मंजू ने डपटा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जो स्नेहा चाहती है हर्ष वही करता है। तुमसे कहा था ना, हर्ष को उससे दूर रखो। आप चिंता ना करें, वो मैं देख लूँगी। अच्छा, मधु आने वाली है, मैं उसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ और मैं भाभी के आने तक छुट्टी ले लूँगी, जिससे घर में किसी को परेशानी ना हो। दोनों को हैरान छोड़ सोनाली काम में व्यस्त हो गई। गीता ने कहा, इसकी निश्चितता का आखिर राज क्या है दीदी? क्यों इस पर किसी बात का असर नहीं होता? कुछ समझ नहीं आ रहा है गीता।
हर्ष और स्नेहा लौट आए थे। स्नेहा और सोनाली स्नेहपूर्वक लिपट गई। देवन वहाँ के हालचाल पूछते रहे। सुनील ने सब चुपचाप सुना, कहा कुछ नहीं। उनका अधिकतर समय दवाइयों के असर में सोते हुए ही बीतता था। उन्हें अजीब से डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, जिसमें वे कभी चीखते चिल्लाते थे तो कभी घर से बाहर भागने की कोशिश करते थे। सासू माँ को स्नेहा फूटी आँख नहीं सुहाती थी, जबकि वे खुद ही उसे बहू बनाकर लाई थी। बेटे की अस्वस्थता का सारा आक्रोश स्नेहा पर ही निकाल देती थी। घर का सारा खर्च हर्ष और सोनाली ही उठाते थे। देवन रिटायर्ड थे और सुनील कभी कोई काम कर ही नहीं पाए थे। उनकी पढ़ाई भी बहुत कम ही हुई थी। 3 साल बीत गए। सोनाली ने एक स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। नन्हे हितांश को सब जी भर कर गोद में खिलाते स्नेहा ने ही हितांश की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। सोनाली के ऑफिस जाने पर स्नेहा ही हितांश को संभालती थी। कई पड़ोस रिश्तेदार हितांश को देखने आते रहते और सोनाली के कानों में मक्कारी से घुमा फिरा कर हर्ष और स्नेहा के अवैध संबंधों की जानकारी का जहर उड़ेलते चले जाते। कुछ औरतें तो वहां तक मजाक में कह देती, चलो अब हर्ष 2 बच्चों का बाप बन गया, तो सोनाली के कानों पर जून रेंगती। देख सब हैरान हो चुप हो जाते। स्नेहा और सोनाली के बीच स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही गया था। सोनाली जब भी बाहर घूमने डिनर पर जाती, स्नेहा और मधु को भी जरूर ले जाती। सोनाली के कानों में गीता मौसी का कथा पुराण चलता रहता था। देख तू पछताएगी, अभी भी संभल जा, सब लोग तुम्हारा ही मजाक बना रहे हैं। पर सोनाली की सपाट प्रतिक्रिया पर मंजू और गीता हैरान हुए बिना भी ना रहती। वे दोनों कई बार सोचती, यह क्या राज है, यह कैसी औरत है, कौन सी औरत इन बातों पर मुस्कुरा कर रह जाती है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, आखिर राज क्या है। उसकी इस निश्चितता का 1 साल और बीत रहा था कि एक अनहोनी घट गई। मधु के स्कूल से फोन आया। मधु बेहोश हो गई थी। हर्ष और सोनाली तो अपने ऑफिस में थे। हितांश को मंजू के पास छोड़ स्नेहा तुरंत स्कूल भागी। हर्ष और सोनाली की उसने रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था। मधु को डॉक्टर देख चुके थे। उन्होंने उसे एडमिट कर कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी। स्नेहा हर्ष के कहने पर मधु को सीधा अस्पताल ही ले गई। स्कूल में फर्स्ट एड मिलने के बाद वह होश में तो भी पर बहुत सुस्त और कमज़ोर लग रही थी। हर्ष और सोनाली भी अस्पताल पहुंच गए थे। हर्ष ने घर पर फ़ोन करके सारी स्थिति बता दी थी। मधु ने बताया था सुबह सुबह से ही वह असुविधा महसूस कर रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे थे और वह शायद फिर बेहोश हो गई थी। हैरान तो सब तब और हुए जब उसने कहा, कई बार ऐसा लगता है सिर घूम रहा है, कभी अचानक अजीब सा डिप्रेशन लगने लगता है। स्नेहा इस बात पर बुरी तरह चौंक गई। रोते हुए बोली, सोनाली यह क्या हो रहा है। मधु को सुनील की भी तो ऐसे ही तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी क्या। मधु भी, अरे नहीं भाभी, पढ़ाई का दबाव होगा, कितना तनाव रहता है आजकल बच्चों को, आप परेशान ना हो, हम सब है ना। सोनाली ने स्नेहा को तसल्ली दी। मधु के सब टेस्ट हुए। मंजू और देवन भी हितांश को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। गीता मौसी सुनील की देखरेख के लिए घर पर ही रुक गई थी। रात को हर्ष ने सबको घर भेज दिया था। अगले दिन सोनाली सुनील को अपने साथ ही सुबह अस्पताल ले गई। वहां वे थोड़ी देर मधु के पास बैठे रहे, फिर असहज से बेचैनी से उठने बैठने लगे तो सोनाली उन्हें वहां से वापस घर ले आई। स्नेहा मधु के पास ही थी। मंजू ने सोनाली को डपटा, सुनील को क्यों ले गई थी। माँ, मधु की बीमारी का पता लगाने के लिए भैया का डीएनए टेस्ट होना था, कहकर सोनाली किचन में चली गई। सोनाली ने थोड़ी देर बाद देखा मंजू और गीता की आवाज़ें मधु के कमरे से आ रही थी। गीता जब भी आती थी मधु के कमरे में ही सोती थी। सोनाली दरवाजे तक जाकर रुक गई। गीता कह रही थी, अब पोल खुलने वाली है, रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। बड़े आए हर समय भाभी भाभी की रट लगाने वाले, आंखें खुलेगी अब। कब से सब
कह रहे हैं पति को संभाल कर रखे। हर्ष पिता की तरह ही तो डटा है अस्पताल में। मंजू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे भी देखना है अब स्नेहा का क्या होगा। हर्ष मेरी भी इतनी नहीं सुनता है जितनी स्नेहा की सुनता है। इसी बात पर गुस्सा आता रहता है मुझे तो। जब से स्नेहा आई है हर्ष ने मेरी सुनना ही बंद कर दिया है। बाहर खड़ी सोनाली का खून खौल उठा। घर की बच्ची की तबीयत खराब है और ये दोनों इस समय भी इतनी घटिया बातें कर रही हैं। अगले दिन मधु की सब रिपोर्ट आ गई थी। सब सामान्य था, बस उसका बीपी लो हो गया था। डॉक्टर ने मधु की अस्वस्थता का कारण पढ़ाई का दबाव ही बताया था। शाम तक डिस्चार्ज होना था। हर्ष और स्नेहा अस्पताल में ही रुके। सोनाली घर पहुंची तो गीता ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, सब ठीक है ना? वह जो डीएनए टेस्ट होता है उसमें क्या निकला? यह पूछते पूछते भी गीता की आंखें में मक्कारी दिखाई दे रही थी। सोनाली ने आसपास देखा। देवन कुछ सामान लेने बाजार गए हुए थे। सुनील अपने रूम में थे। सोनाली ने बहुत ही गंभीर स्वर में बात शुरू की। माँ, मौसी, मैं थक गई हूँ आप दोनों की झूठी बातों से, तानों से। माँ, आप कैसे हर्ष और भाभी के बारे में गलत बातें कर सकती हैं? आप दोनों हैरान होती हैं ना कि मुझ पर आपकी किसी बात का असर क्यों नहीं होता। वह इसलिए कि विवाह की पहली रात को ही हर्ष ने मुझे बता दिया था कि वे हर हालत में भाभी और मधु की देखभाल करते हैं और हमेशा करेंगे। उन्होंने मुझे सब बताया था कि आपने जानबूझकर अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे का विवाह एक अनाथ गरीब लड़की से करवाया, जिससे वह आजीवन आपके रौब में दबी रहे। हर्ष ने आपको किसी लड़की का जीवन बर्बाद ना करने की सलाह भी दी थी, पर आप तो पंडितों की सलाहों के चक्कर में पड़ी थी कि यह ग्रहों का प्रकोप है जो विवाह बाद दूर हो जाएगा। आपकी इस हरकत पर हर्ष हमेशा शर्मिंदा और दुखी रहे। भाभी का जीवन आपने बर्बाद किया है। हर्ष अपनी देखरेख और स्नेह से आपकी इस गलती की भरपाई ही करने की कोशिश करते रहते हैं। वे ही नहीं, मैं भी भाभी की हर परेशानी में उनका साथ दूंगी। और रिपोर्ट से पता चल गया है कि सुनील ही मधु के पिता हैं। मौसी, आपकी बस इसी रिपोर्ट में रुचि थी ना? आगे से कभी आप मुझसे ऐसी बातें मत करना, वरना मैं और हर्ष भाभी को लेकर अलग हो जाएंगे और इस अच्छे भले घर को तोड़ने की जिम्मेदार आप दोनों ही होगी। हमें शांति से स्नेह और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहने दे तो अच्छा रहेगा। कहकर सोनाली अपने बेडरूम में चली गई। हितांश उसकी गोद में ही सो चुका था। उसे बिस्तर पर लिटाकर वह खुद भी लेट गई। आज उसे राहत महसूस हो रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह दोनों को सीधा करके ही रहेगी। उनके रोज रोज के व्यंगों से वह थक गई थी और डीएनए टेस्ट तो हुआ भी नहीं था। उसे इन दोनों का मुंह बंद करना था, इसलिए वह सुनील को यूं ही अस्पताल ले गई थी। उसे इस बात को हमेशा के लिए खत्म करना था। वह कान की कच्ची बनकर हर्ष पर अविश्वास नहीं कर सकती थी। हर परिस्थिति में अपना धैर्य संयम रखकर हर मुश्किल से निपटना आता था उसे। लेटे लेटे उसे मंजू की आवाज़ सुनाई दी, अरे तुम कहाँ चली गीता? कहीं नहीं दीदी, जरा घर का एक चक्कर काट लूँ फिर आऊँगी। और आज तो तुम्हारी बहू की निश्चितता का राज भी पता चल गया। एक बेटा तुम्हारा बीमार है, दूसरा कुछ ज़्यादा ही समझदार है। पहले दिन से ही सब कुछ बता रखा है बीबी को। कहती हुई गीता के पैर पटकने की आवाज़ सोनाली को अपने कमरे में भी सुनाई दी तो उसे हंसी आ गई। पूरे प्रकरण की जानकारी देने के लिए उसने मुस्कुराते हुए हर्ष को फ़ोन मिला दिया था और दोनों ने इस तरह समझदारी से काम लिया और अपनी नासमझ सास और मौसी को हार मानने पर मजबूर किया और घर टूटने से बचा लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।